Good morning, student. Now we have to discuss today about the third unit of our class 12th. देखिए, जब आप थर्ड यूनिट पे जाते हैं उससे पहले कुछ चीजें हैं जो चूंकि अभी रिवाइज सिलेबस आ गया तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए, इनिशियली हम ये देखते थे कि हमारी जो यूनिट 1 थी, यूनिट 1 पहले 14 मार्क की थी, यूनिट 2 जो है वो 18 मार्क की थी, यूनिट 3 जो है वो 14 मार्क की थी. इसी तरीके से यूनिट आप फोर्थ देखे तो वो 10 मार्क का था और यूनिट फिफ्थ आपको फिर से 14 मार्क की दिखती थी. इस तरीके का डिवीजन इनिशियली पहले था, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी 10 मार्क का था. यहाँ इस तरीके की कंडीशन. अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि यहाँ का 2 नंबर उठाकर यहाँ रख दिया गया है. मतलब जो यूनिट 4 है जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है और 2 चैप्टर हैं वो 12 नंबर के हैं. मतलब पर चैप्टर तकरीबन 6 मार्क कैरी करेगा. यहाँ यूनिट जो फिफ्थ थी, जो आखिरी यूनिट थी, जिसको 10 में से 2 नंबर यहाँ 14 में से 2 नंबर घटाए गए, यहाँ पे भी 12 कर दिया गया. तो आप मानकर चलिए इसमें से भी 2 चैप्टर कटे हुए हैं तो इसके भी टोटल 2 चैप्टर है. तो यहाँ पे भी हर एक चैप्टर 6 नंबर कैरी करेगा. ठीक. पहले वाले यूनिट की यदि मैं बात करूं तो पहले वाले यूनिट में से भी 1 चैप्टर गया है तो उसको 14 का 14 रहने दिया है, बचे हुए 3 चैप्टर को मिलाकर. जो यूनिट सेकेंड थी उसमें भी एक पूरा का पूरा एक चैप्टर इवोल्यूशन काट दिया, और यदि इवोल्यूशन काटने के बाद नंबर यही रखा है, मतलब 2 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर 9 मार्क तकरीबन कैरी करेगा. पर इनमें तो बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं लगता. लेकिन जो थर्ड यूनिट जब आप देखते हैं, यूनिट नंबर 14 जो हम आज शुरू करने वाले हैं, इसमें पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. अभी ये सेकंड वाले को हटा दिया तो केवल 2 चैप्टर बचे, और 2 चैप्टर के हिसाब से आप मान कर चलिए कि 7 मार्क के दोनों चैप्टर हो जाते हैं. तो इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो ये यूनिट फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. और जब किसी भी यूनिट में मार्क्स बढ़ते हैं तो आप समझिए कि उस यूनिट के काफी अंदर से क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन अपने पूछे नहीं जाएंगे. जब यूनिट बड़ी होती है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जब यूनिट छोटी हो गई है, यूं कह लीजिए कि 2 ही चैप्टर की यूनिट है और फिर 7 नंबर एक चैप्टर से पूछना है, तो आप समझ जाइए कि फिर कहीं से भी सवाल निकालकर पूछा जाएगा. क्योंकि इस पूरी यूनिट में, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के नाम से है यूनिट, और आज हम जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में. तो अब जो चीजें हम नॉर्मली छोड़ देते थे, या यूं कहिए कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते थे कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, या यूं कहिए कि उनमें से भी अब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा. इसलिए अब हर एक चैप्टर की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है. मैं नहीं होगा तो किसी दिन केवल डिस्कस करूंगा डिलीटेड सिलेबस और स्प्लिट ऑफ सिलेबस जो भी आया है नया, उसके हिसाब से बारे में बात करेंगे. बट फिलहाल एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो आज जो हम जो यूनिट शुरू कर रहे हैं उसमें केवल 2 चैप्टर है. मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उतने का उतना ही, क्योंकि एक चैप्टर इसका भी जो है तो क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, एक्स्ट्रा डिजीज वाला. सो आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में. देखिए, जहां तक रही बात ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस की, तो हालांकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आपने एक चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, काफी सारी चीजें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड उसमें थी. बट क्योंकि जब क्लास बड़ी होती है तो चीजें भी थोड़ी सी और एक्सपेंडेड होती है. इनिशियली ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस की यदि मैं बात करूं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ये कहा गया कि जो पहले के लोग थे उन्होंने कहा स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी. आपका माइंड किस स्टेट पे है और आपकी बॉडी किस स्टेट पे है, ये हेल्थ की एक तरीके से डेफिनेशन थी. और बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन दोनों के ह्यूमर का तड़का लगा दीजिए आप. तो यदि आपके पास ह्यूमर है, आपका हेल्दी बॉडी है और हेल्दी माइंड है, तो आप जो है तो क्या है, हेल्थी कंडीशन में है. ये पहले माना जाता था, इस तरीके का कॉन्सेप्ट था जो ह्यूमन हेल्थ को लेकर बात कही जाती है. क्योंकि जब भी आप कोई चीज नई चीज पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ में, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो नॉर्मली पहले लोग इसी तरीके से डिफाइन करते थे कि स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी इज नोन, एंड बिटवीन दीज टू ह्यूमर भी यदि इस बंदे में मौजूद है, इसका मतलब वो फिट फाइन आदमी है. यदि ऐसा नहीं होता तो वो माना जाता था कि कुछ प्रॉब्लम. बाद में आए कौन, हिपोक्रेट्स. इन्होंने कहा कि जो ब्लैक बाइल जिनके पास, ये जो है तो हॉट पर्सनालिटी,
काला पित्त जिनके पास है, ब्लैक पाइल है, उनको हम ये मानते थे ये जो है तो हॉट पर्सनालिटीज कही जाती थी। कुछ दिन ऐसा भी चला, क्योंकि जब तक कोई चीज आप प्रूव नहीं करेंगे, बात सामने नहीं आएगी, तब तक यही मानकर चला जाए। काफी समय बाद एक और साइंटिस्ट का नाम था उनका विलियम हार्वे। आपको पता होगा विलियम हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेशन दिया है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है। और जब पहली बार ब्लड सर्कुलेशन की बात आई, ब्लड सर्कुलेशन का इजाद हुआ कि हमारे बॉडी में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी टेम्परेचर मेजर करने की बात आई, तब कहीं जाके ये हॉट पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ कि भाई हॉट पर्सनालिटी वो नहीं है जिनके पास ब्लैक पाइल हो, पर क्योंकि सब में ब्लड उसी तरीके से सर्कुलेट होता है। हाँ, जब आपके बॉडी में किसी तरीके की इन्फेक्शन, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है क्या होता है, बढ़ता है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में ब्लैक पाइल पर्सन का भी बॉडी टेम्परेचर उतना ही होता जितना एक नॉर्मल पर्सन का होता। तो ये चीजें जो है ये शुरुआती दौर पर आई या शुरुआती दौर पर कही गई। लेकिन 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, WHO ने कहा है, क्या डेफिनेशन दी थी? WHO ने कहा कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। यदि आप इन 3 स्टेजेस पे अपने आप को सही रख पाते हैं, कौन कौन सा? फिजिकली, आपके हाथ पैर आंख कान नाक जो फिजिक्स है आप यदि वो सही है और फिट है आप, ओके। फिर आप चले जाइए किसमें? मेंटल में। आपका मेंटल स्टेटस कैसा है? आप फिजिकली तो फिट है लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब है तो भी आप हेल्दी नहीं है। तीसरा आता है सोशल, जिस एनवायरमेंट में रहे, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस जगह पर आपकी सर्वाइवबिलिटी है, उस जगह पे आपका सोसाइटी किस तरीके की है, वो कहलाता है सोशल। सो यदि आप तीनों डिपार्टमेंट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, इन तीनों डिपार्टमेंट में अपने आपको वेल बीइंग साबित करते हैं, देन यू विल बी कंसीडर एज ए हेल्दी। और यदि इन 3 में से कोई भी एक डिपार्टमेंट में आप अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, यू आर ए अनहेल्दी पर्सन। कई बार हम नॉर्मली ये सोच कर चलते हैं, या हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है मतलब वो हेल्दी है। आंसर इज नो। समटाइम्स वी आर फिजिकली फिट बट अनफॉर्चुनेटली मेंटली और सोशली अनफिट। तो ये बड़ा छोटा सा एग्जांपल है मेंटली और सोशली अनफिट होने का। मेंटली अनफिट का क्या मतलब होता है? मेंटली अनफिट का मतलब ये होता है, सपोज कीजिए आप सुबह सुबह विद्यालय आ गए क्लास पढ़ने के लिए, और आपके दिमाग में घर चल रहा है। क्यों घर चल रहा है? क्योंकि आपके मम्मी और पापा की इस बात पे बहस हो रही है कि वो रक्षाबंधन में जाना है या रक्षाबंधन में नहीं जाना है। आप क्लास में बैठे हैं, बायो का क्लास चल रहा है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? आपका दिमाग घर में है कि परमिशन दी है पापा ने या नहीं दी है। इट मीन्स आप फिजिकली तो फिट हैं लेकिन आप मेंटली फिट नहीं है। और जब भी आप मेंटली फिट नहीं होंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% नहीं होगी। आप क्लास में बैठे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो आपको समझ में आना चाहिए, यदि आप तीनों स्टेट में यहाँ पर मौजूद होते तो एक अलग बात है। कई बार सोशली इफेक्ट होता है, आप फिजिकली भी फिट हैं, आप मेंटली भी फिट हैं, बट सोसाइटी में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी आपको क्या करती है? इरिटेट करती है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है ना, आपके घर में किसी को नहीं हुआ है, लेकिन केवल आप टीवी पे देख लेते हैं या आप सुन लेते हैं कि अरे कोरबा में और 2 लोग बढ़ गए। आप समझ जाइए कि आपका भी मेंटल स्टेटस या सोशल स्टेटस उसी तरीके का हो जाता है कि यार केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों को कोरोना हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों डिपार्टमेंट में जब आप फिट हैं देन यू आर हेल्दी। यदि तीनों में से किसी में भी आप फिट नहीं है, यू आर अनहेल्दी। तो हेल्दी के लिए डिजीज फ्री होना भर जरूरी नहीं है, सोशली और मेंटली भी फिट होना जरूरी है, तब आप क्या कहलाएंगे? हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। अब यदि मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ अफेक्टेड कहां से हेल्थ अफेक्ट होगी? सो नॉर्मली यदि आप देखें तो 3 बेसिक की जगह है जहां पर हेल्थ अफेक्ट होती है। पहला जेनेटिक। पहला क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर, या यूं कहिए कि जेनेटिक लेवल पे जो दूसरा तरीका होता है जेनेटिक डिसऑर्डर के अलावा, वो है माइक्रोब्स
और जो तीसरा है वो लाइफ स्टाइल। ये 3 तरीके हैं बेसिक, या यूं कहिए कि यदि हम ग्रुप करें सबको तो ये 3 तरीकों में हम कैटेगराइज कर पाएंगे। कौन कौन सा? जेनेटिक डिसऑर्डर, देन लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी, माइक्रोब्स या इन्फेक्शंस, इसको इन्फेक्शन भी है ऐसे। तो ये 3 तरीके। सबसे पहले बात करूं मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं ये इनहेरिटेड हुए। कहां से इनहेरिटेड हुए हैं? इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये आपको आपके माँ पिता से मिला हुआ है, और जो चीज आपको मदर और फादर से मिली हुई है उसको चाह कर भी आप अपने से दूर नहीं कर सकते। हाँ, उनको लड़ सकते हैं। यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है आपको, तो या तो माँ पिता को पहले से पता हो तो उसका इस तरीके से वो प्रोसेस करें कि वो बच्चे तक ना आए, और यदि वो बच्चे तक आ भी गए हैं तो फिर बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उसको कैरी ही करना है। ये कुछ होता है इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट, तो हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। अब यदि आपके पास आ गई तो आप ये देख लें कि किस तरीके की लाइफ स्टाइल आप जिएंगे ताकि उस जेनेटिक डिसऑर्डर का इम्पैक्ट आपके ऊपर कम से कम पड़े। तो ये ठीक बात। तो ये बर्थ के थ्रू आ जाती है, इनहेरिटेड होती है कहां से? पेरेंट के थ्रू होती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरी होती है क्या? माइक्रोब्स या इन्फेक्शन। जहां तक माइक्रोब्स या इन्फेक्शन की बात है तो ये किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनके थ्रू आपके पास तक पहुंचे। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे पहुंचे? दूसरा, ये इन्फेक्शन जो भी आप फूड खाते हैं, जो भी आप वाटर पीते हैं, जिस भी आप एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनसे भी ये इन्फेक्शन आपके पास तक पहुंच सकता है। सो आपका एनवायरनमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, आपका भोजन साफ सुथरा होना चाहिए, आप जो पानी जो पीते हैं वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो यदि इस तरीके की चीजें करेंगे तो ना तो माइक्रोब्स आपके पास तक पहुंचेंगे, ना तो इन्फेक्शन आपके पास तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो 2 चीजें होगी। तीसरा, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है वो क्या है? लाइफ स्टाइल। आपको बता दूं बीमारियां आज की डेट में पेरेंटल से कम हो गई। कारण क्योंकि पेरेंट आज की डेट में जिस तरीके की मेंटल फैसिलिटी है पहले से पता होता है कि उनको किस तरीके की बीमारी है और उनका बच्चा उस तरीके की बीमारी से ग्रसित ना हो उसके लिए क्या क्या करने चाहिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। माइक्रोब या इन्फेक्शन के लिए भी हम साफ सफाई बाकी सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, तो काफी हद तक यहाँ पे भी बीमारियां कम हो। अब जो सबसे मेन और क्रूशियल आ गया है आज की डेट में वो है क्या? हमारा लाइफ स्टाइल। अब हमारे लाइफ स्टाइल के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम चाहकर भी अपने लाइफ स्टाइल को बदलना नहीं चाहते, और इसीलिए इस तरीके की प्रॉब्लम। लाइफ स्टाइल की बात करूं मैं तो इसमें खास कर आता है फूड। देखिए मैं यहां फूड की के साफ स्वच्छ की बात कर रहा हूं। यदि गंदा हो गया तो स्वाभाविक है माइक्रोब चला जाए। यहां फूड साफ तो है लेकिन हेल्दी नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहां जो मैं फूड वाटर एयर की बात कर रहा हूं वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जिसमें माइक्रोब्स है तो आपके बॉडी तक पहुंचे। यहां लाइफ स्टाइल में फूड बिल्कुल क्लीन है, साफ है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि इस फूड में आप क्या खा रहे हैं? They are delicious, no doubt, but not good for health. क्योंकि जितना है आप ऑयली फूड खाएंगे, समोसा है, जितनी भी चीजें खाने में बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन ये सब के सब हेल्थ को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। और ये लाइफ स्टाइल के साथ साथ हमारा जो उठने का टाइम है, जो सोने का टाइम, वो सब बिगड़ा हुआ। हमारी सर्कैडियन साइकिल्स बिगड़ी हुई। हमारा टाइमिंग नहीं है सोने का, हमारा टाइमिंग नहीं है उठने का। हम जब उठेंगे तब हमारी अलग तरीके की एक्टिविटीज होंगी। ये सब एक्टिविटीज जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल को इंडिकेट करती है, और जितनी हमारी खराब लाइफ स्टाइल होगी उतना हम उसके गिरफ्त में फंसते हुए चले। जहां तक बच्चों को सवाल है इस तरीके, जब थोड़े से और यंग एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं, कहीं जॉब वगैरह करने लगे, तब ये लाइफ स्टाइल और बुरी तरीके से डिस्टर्ब होने लगे। कभी डोसा खा के रह गए रात, कभी जो है तो चाउमीन खा लिया, कभी मैगी खा के रह गए रात। ये ऐसा करते हैं बच्चे, और ये इस तरीके का फूड जो है वो कहीं ना कहीं आपको आपका पेट भर देता है फॉर अ टाइम भी, लेकिन बाद में जाकर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को बड़ी तेजी से डिटोरिएट करता है।
तो आज की डेट में इस लाइफ स्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और जिस तरीके के फूड खा रहे हैं, जिस तरीके की हमारी फूड हैबिट हो गई, वो कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं डिसीज कंडीशन को लाने के लिए। इसीलिए देखिए अभी नया तरीका आ गया है, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, तब आपका क्या होगा, तब आपका लंग्स सलामत रहेंगे, आपकी बॉडी सही रहेगी। और यदि ये गर्म और स्वच्छ भोजन करिए, ठीक, तो आज की डेट में जितने कोरोना पेशेंट हैं उनके साथ सबके साथ यही हो रहा है, योगा कराया जा रहा है, एक्सरसाइज कराई जा रही है, ताकि जो हमारी हैबिट है वो थोड़ा सा ठीक हो और हम जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर कर सके, क्योंकि बॉडी में उसी तरीके के जो वेस्ट मटेरियल एक तरीके से क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो हेल्थ इन कुछ चीजों से अफेक्टेड होती है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी आपकी हेल्थ अफेक्टेड होगी, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, यदि कभी भी आपकी हेल्थ अफेक्ट हुई, तो हेल्थ जब भी अफेक्ट होगी तो दो चीजें होंगी। पहला, इससे क्या बढ़ेगा, इंक्रीज डिजीजेस। जब भी आपकी हेल्थ खराब होगी तो क्या होगा, इंक्रीज डिसीजेस, मोर और डिसीजेस बढ़ेंगे। और दूसरा होगा क्या, प्रोडक्टिविटी जो है तो वो गिरेगी, लेस प्रोडक्टिव आप कह सकते हैं। आप यदि डिसीज कंडीशन में है तो जो आपका नॉर्मल काम करने की क्षमता है कहीं ना कहीं वो डिफर करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हेल्थी पीपल है वो कहीं मोर प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि आप डिसीज कंडीशन में क्या हो जाएंगे, लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। प्लस आपका जो सरवाइव करने की जो क्षमता है, यानी कहना चाहिए कि जीवन लॉन्गेविटी है, वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। कब, जब आप डिसीज कंडीशन में होंगे, तो लॉन्गेविटी भी आपकी कम होगी। तो आपने यदि आप हेल्थी हैं तो आप ज्यादा समय तक जीवित रह पाएंगे, यदि आप हेल्थी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, यदि आप हेल्थी हैं तो आपका मन, आपका काम, आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से बिहेव करेगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ हेल्थी। यदि आप बात करें गुड हेल्थ की, तो गुड हेल्थ में क्या करना चाहिए, हमने ये तो बात कर ली कि आप यदि सोशली, फिजिकली और मेंटली अनफिट है तो तब क्या करनी चाहिए। यदि बात करते हैं गुड हेल्थ, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पास गुड हेल्थ हो तो क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले चीज बैलेंस डाइट। देखिए जब सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है तो आप देखिएगा कहीं से भी किसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन जब आपको लिखने की बात कही जाती है तो आप भूल जाते हैं कि क्या क्या पॉइंट लिखे जाए। जब बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये 7 नंबर का चैप्टर है, 8 नंबर का, 7 नंबर का, तो आपको थोड़ी हर एक चीज को बड़े ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन आता है कि आपके इस तरीके की डिसीजेज है तो आप क्या करेंगे, तो आप लिख देते हैं मेडिसिन खाएंगे। आंसर केवल मेडिसिन खाना नहीं हो सकता, उस कंडीशन में आपको एक सिलसिले, आपको एज एन स्टूडेंट एक्सप्लेन करना होता है कि आखिर कौन कौन सी चीजें करके आप उस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके की चीजें आती हैं कि यदि गुड हेल्थ के लिए फिर हमको क्या करना जरूरी है। सबसे पहला है क्या, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, जो भी भोजन आप कर रहे हैं वो हर तरीके का भोजन करें ना। अब 90% लोग ये लौकी मैं नहीं खाता, करेला किनारे कर दो, दाल तो मेरे को देना ही मत, ठीक है ना। ये सब आप लोगों की, ये सब लोगों की 90% लोगों का ये नखरा रहता है घरों में माँ के साथ। आलू जिसमें कुछ नहीं है वो आप बड़ी तेजी से खाते हैं, चावल जिसमें कुछ नहीं बड़ा तेजी से खाते हैं, लेकिन जो पौष्टिक चीजें हैं कई बार वो आप लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, तो आप हर चीज, हर तरीके का भोजन कीजिए। केवल मैदे की बनी हुई चीजें भी आपके लिए नुकसानदायक है, केवल कार्बोहाइड्रेट का भोजन भी आपके लिए अच्छा नहीं। तो आप बैलेंस डाइट खाइए जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट मौजूद हो, क्योंकि आपके बॉडी को हर तरीके के न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो सबसे पहला है गुड हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट। सेकेंड, रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए रेगुलर एक्सरसाइज का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जिम जाएं तभी आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है। इफ यू आर डूइंग योर डे टू डे वर्क इन ए प्रॉपर मैनर, आपकी एक्सरसाइज हो रही होती है, ठीक। हमारे गांव घर में जो महिलाएं होती हैं वो झाड़ू लगा रही होती है, पोछा लगा रही होती है, घर की साफ सफाई कर रही होती है, तो उतना उनका एक्सरसाइज हो जाता है कि वो सब दिन फिट रहती है। हम घर में रहते हैं, शहरों में जहाँ रहते हैं, जहाँ हम इस तरीके के काम नहीं करते, इनके लिए भी हमने एक व्यक्ति को लगा रखा हुआ है, वहां हमारी इस तरीके की एक्सरसाइजेस नहीं होती।
यदि आप घर पे ही क्योंकि बाहर नहीं निकलना है तो घर में ही बैठे बैठे छोटे छोटे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सिर का मूवमेंट करा सकते हैं, आप हाथों के मूवमेंट करा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपने पिछले एक दिन में जो आपका लास्ट डे गुजर गया, आपने कितनी बार अपने हाथ को ऐसा ऊपर उठाया, तो पता चलेगा एक बार भी नहीं उठाया, क्योंकि आप ये हाथ तभी उठाएंगे जब कोई सामान निकालने के लिए उठाएंगे, अदरवाइज आपने हाथ ही नहीं उठाया। तो जब हम ये एनालाइज करते हैं कि लास्ट एक दिन में मैंने अपने हाथ को एक बार भी ऐसा किया नहीं, तब आपको समझ में आया। जब आप एक बार ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ थोड़े से आपके मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है। कुल मिलाकर एक्सरसाइज का ये है कि आपके बॉडी के हर एक मसल्स में एक बार स्ट्रेच हो जाना चाहिए, वो अच्छी तरीके से मूवमेंट उनकी हो जानी चाहिए, तो वो एक्सरसाइज है। अब आप कैसे करते हैं आप डिसाइड कर लीजिए। फिर योगा है ना, तो स्कूल में भी बहुत ज्यादा नहीं तो आपको 3-4 योगा जो स्कूल में ही सिखाए जाते हैं, वो क्या अनुलोम विलोम है, वो क्या है, वो भ्रामरी प्राणायाम है, और वो एक क्या है जिसमें से सांस बाहर की तरफ फेंकते हैं और पेट अंदर जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक, या इस तरीके। तो ये छोटे छोटे योगासन है या योगा है जो आप करें। एक सूर्य नमस्कार है, उसमें तकरीबन पूरी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे योगासन करने, हाथ पैर स्ट्रेच हो जाए, ये भी आप क्यों, क्योंकि जब कई दिनों तक आपकी मसल्स ने कोई काम नहीं किया, धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी में इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। जब आप सांस लेंगे छोड़ेंगे, अनुलोम विलोम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की ये डिमांड है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कोरोना है वो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करने वाला है। पर्सनल हाइजीन, इन 3 के बाद बात की जो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है पर्सनल हाइजीन आती है। पर्सनल हाइजीन से मतलब यह है कि इन सब के अलावा आप हाथों के नाखूनों को काट के रखें, है ना। हम अभी चूंकि विद्यालय आना नहीं है तो बड़े बढ़ा के रखा होगा लोगों, उनमें ढेर सारा नेल पेंट लगा के रखा, आपको दिखता नहीं, उसके अंदर ढेर सारे कीटाणु होते हैं जो आप भोजन करते हैं उसके साथ आपके शरीर में चले जाते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। सही तरीके से सवेरे उठ गए तो पता चला शाम हो गई, आज नहीं नहाए कल नहाएंगे। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। पर्सनल हाइजीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन, हालांकि ये आपका उतना रोल इस पे नहीं है, ये पेरेंट का रोल था कि उन्होंने आपके पैदा होते ही साथ और यहाँ तक आते आते आपको वैक्सीनेशन दिलवाई है। ये स्टिल यदि कोई वैक्सीनेशन आती है और वो जो आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी है, वो लेना आपके लिए जरूरी है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हम कोशिश करें कि वेस्ट डिस्पोजल बहुत अच्छे से हो। जहां मैं रहता हूँ किसी टाउनशिप में, वहाँ डेली आके वो लोग ले जाते हैं, तो इतना अच्छा वेस्ट डिस्पोजल है कि घर के आसपास में कोई कचरा इस तरह की चीजें दिखाई नहीं देती। तो एक तो डिस्पोज, क्योंकि वेस्ट के भी सही से डिस्पोज नहीं होगा तो अल्टीमेटली इस वेस्ट का इम्पैक्ट भी किसके ऊपर आएगा, हमारे अपने ऊपर ही आएगा। देन कंट्रोल ऑफ वेक्टर, दरअसल जैसे ही आप डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सही से करेंगे, वेक्टर का कंट्रोल अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब याद रखिए, अब आप कहेंगे कि भाई जब जो कचरा आपने फेंका उससे मक्खियां और बाकी चीजों का बर्तन अगर ऊपर के रखा है तो उसका पानी पलट दीजिए, तो वहां पर जो मॉस्किटोज वगैरह है उनकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो आप ही देखेंगे कि आपका जो वेस्ट चीजें मौजूद है, जो कूलर का पानी भरा हुआ वेस्ट है, उसका आप उसको डिस्पोज कैसे करते हैं। यदि आपने उसको डिस्पोज सही तरीके से कर दिया तो आपने एक तरीके से वेक्टर को कंट्रोल कर दिया। तो ये एक तरीका है। प्लस जो है तो क्या ना जालियां लगा दिया घरों में, तो उसके कारण या कुछ कॉइल जला दी जिसके कारण मच्छर नहीं, ये वेक्टर कंट्रोल करता है। इन सब के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है अवेयरनेस ऑफ डिसीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी। आपको अवेयरनेस भी होना चाहिए कि किस तरीके का दौर चल रहा है। अभी नॉर्मल ये जो समय होता है, ये बरसात का समय होता है, अभी ढेर सारे त्योहार आएंगे, देश में जो है तो ढेर सारा ऑयली फूड बनेगा घरों में, खाने के लिए खूब मिलेगा, हम खूब खाएंगे और बाद में हमको इसी टाइम पे डायरिया और बाकी सब चीजें होती थी। क्यों? क्योंकि ये वाटर बोर्न डिसीजेज होती थी, पानी के कारण ये हमारे घरों तक पहुंचती थी और ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी कुछ कम हुआ है, क्यों? क्योंकि हम हमें अवेयरनेस ऑफ डिसीज और इफेक्टिवनेस इफेक्ट ऑन बॉडी ये पता चल गया। तो जैसे ही हमको कोई इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं, हम तुरंत उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो गुड हेल्थ के लिए हमको क्या चाहिए? बैलेंस डाइट, हमको रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, पर्सनल हाइजीन, वैक्सीनेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसी तरीके से कंट्रोल ऑफ वेक्टर और फाइनली अवेयरनेस होना चाहिए इस डिजीज। तो यदि हमको ये है तो हम अपने हेल्थ को क्या कर पाएंगे? ठीक तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद आपकी है बात डिजीज। यदि मैं डिजीजेस की बात करूं या इन्फेक्शंस की बात करूं तो डिसीज को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेक्टिशियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टिशियस।
दो तरीके के इन्फेक्टिशियस मीन्स जो इन्फेक्ट हो एक से दूसरे में जो पहुंच जाए, नॉन इन्फेक्टिशियस मीन्स जो एक से दूसरे में ना। और उससे पहले डिसीज क्या है? डिसीज है कि जब हमारे शरीर का एक या एक से ज्यादा कोई ऑर्गन अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग ना करे, व्हेन वन और टू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी not perform their function properly। ऐसा नहीं है कि मेरा पेट में मेरा खाना बिल्कुल नहीं पच रहा, लेकिन यदि पूरी तरीके से काम नहीं हो रहा, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरे पेट में क्या होगा? दर्द होगा। तो हमारे डिसीज क्या कंडीशन है कि जैसे ही हमारे बॉडी का कोई एक आध पोर्शन या पार्ट काम, देखिए याद रखिएगा मैं हेल्थ वर्ड नहीं लिखा हूं, मैंने डिसीज वर्ड लिखा। तो जब डिसीज वर्ड है वो फिजिकल स्टेट से जोड़कर हम देखते हैं। जब मैं हेल्थ की बात करूंगा तो उसमें सोशल और मेंटल भी इंक्लूड हो जाए। तो जब हम डिसीज की बात करते हैं तो जब हमारे बॉडी का कोई एक या एक से ज्यादा ऑर्गन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता या अपना 100% नहीं देता, ऐसी कंडीशन में हम किस स्टेट में होते हैं? डिसीज स्टेट में होते हैं। और डिसीज दो तरीके की हो सकती है, इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस। जहां तक रही बात इन्फेक्टिशियस डिसीज की, तो इन्फेक्टिशियस डिसीज की यदि मैं बात करूं तो इट्स इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ये क्या होगा? और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आज की डेट में? कैसा है? इन्फेक्टिशियस। इसलिए क्या क्या करना है? मास्क लगाना है, हर 20-20 मिनट में हाथ धोना है, हरे बसर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। जबकि नॉन इन्फेक्टिशियस की बात करो, कैंसर ही देखिए, कैंसर नॉन इन्फेक्टिशियस। किसी कैंसर मरीज से केवल आपने मिल लिया तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज। इन्फेक्टिव सर्दी जुकाम भी क्या है? इन्फेक्टिशियस है। सामने वाले को आया, आपने छींका, ड्रॉपलेट जो है तो वो हवा में गए और सामने वाले को भी इन्फेक्ट कर दिया, तो इन्फेक्टिशियस। सो डिसीजेस को आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस। आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर में होने वाली अलग अलग बीमारियां और उन बीमारियों का। अब मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर अब बड़े मार्क का हो गया है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन निकाले जाएंगे। तो हम बात करेंगे अब एक एक बीमारी के बारे में कि सैल्मोनेला टाइफी क्या है, तो कॉमन कोल्ड क्या है, तो मलेरिया क्या है, किससे होता है, क्या सिम्टम्स हैं और किस तरीके से इनके इम्पैक्ट हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। देखिए जितने भी कॉमन डिजीजेस हैं वो किसी न किसी पैथोजन के कारण ही होते हैं। पैथोजन मीन्स जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उनको पैथोजन कहते हैं। कौन है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, हेलमिन्थ्स हो सकते हैं। तो ये सभी जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सभी क्या है? पैथोजन। और ये पैथोजन हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं आके किस तरीके से रह रहे हैं? पैरासाइट फॉर्म। पैरासाइट समझते हो कि जिस ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करते हैं उसी ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं? उसी ऑर्गेनिज्म को इंपैक्ट करते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म में अपना इफेक्ट शो करते हैं। यदि आप इस तरीके से इनको पैरासाइट को देखें तो आप पाएंगे तो ये क्या क्या करते हैं? कॉजेज हार्म टू द बॉडी, प्लस इनफैक्ट मेनी वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, प्लस मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। क्या क्या काम करेंगे पैरासाइट? एबनॉर्मलिटी, दूसरा कॉजेस डैमेज टू बॉडी। ये इन पैरासाइट के साथ हमको देखने को मिलता है कि ये हार्म करेंगे होस्ट बॉडी को, एबनॉर्मलिटीज क्लियर करेंगे फंक्शनली, और एबनॉर्मलिटी फंक्शनली कह लीजिए।
and infect many vital organs. इनको सब ये सब काम किसके होंगे? इन पैरासाइट्स के होंगे। अब इन पैरासाइट की एक और खासियत आप देखिए कि ये जिस भी एरिया में पहुंचेंगे इन्होंने वो क्या कहते हैं महारत हासिल कर रखी हुई है कि जिस भी एरिया में मौजूद होंगे उस एरिया के हिसाब से इन्होंने अपनी बॉडी अपनी फिजिक में उस तरीके का कन्वर्शन कर रखा होगा। यदि ये स्टमक में के गट में पहुंचते हैं या स्टमक में पहुंचते हैं तो वहां का जो लो पीएच है या एसिडिक पीएच है ये उसमें भी सरवाइव करने के लिए इन्होंने अपने चारों ओर कवरिंग बना रखी हुई है ताकि इस पीएच में भी वो क्या कर सकें? सरवाइव कर सकें। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशन है हमारे बॉडी में, लेकिन फिर भी इन माइक्रोब्स में इस तरीके का सेटअप डेवलप कर रखा हुआ है कि उस एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। तो एक तो ये इन्फेक्ट करते हैं, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक तो ये काम करते हैं, इनका कॉज करते हैं। दूसरा कॉजेज डैमेज टू द होस्ट या बॉडी को डैमेज करते हैं और एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करते हैं फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल। फंक्शनल मींस जो काम नॉर्मली ऑर्गन कर रहा होता है उसको नहीं करने देते, और साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकल का मतलब उसमें भी डिटोरिएशन शो करते हैं। तो ये काम होता है किसका? इन सभी पैथोजन का जो नॉर्मल कंडीशन में हमको देखने को मिलता है। हाँ, हर एक अलग अलग पैथोजन के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं। शुरुआत करते हैं सैल्मोनेला टाइफस। देखिए अब हमको एक एक डिसीज के बारे में पढ़ना, जैसे मैंने इनिशियली ही आज के टॉपिक में कहा है कि अब आपको हर एक लाइन हर एक जगह से क्वेश्चन निकलेगा। सैल्मोनेला टाइफी मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज को मैंने अलग अलग करके रखा है ताकि आप आराम से कंपेयर कर सकें। अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं पूरे के पूरे डिसीजेस पढ़ा लूंगा देन यू फॉर्म ए कंपैरिजन चार्ट कि इसका एजेंट कौन सा है जिससे डिसीज हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये अलग अलग, इनके जो है तो क्या नाम से कॉजिंग एरियाज कौन से हैं, किससे फैलता है। तो इस तरीके के जब आप चार्ट बना लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा टाइम अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इतना लिखने के लिए और फिर कंटिन्यूएशन में बात करने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो जब ज्यादा बड़ा ना हो तो मैंने सोचा कि पहले ये काम करते हैं। सैल्मोनेला टाइफी नाम है ये उस बैक्टीरिया का जिससे ये बीमारी होती है। तो बीमारी का नाम क्या है? डिजीज टाइफाइड फीवर, नॉर्मली टाइफाइड कहते हैं उसको। तो जब आपको टाइफाइड होता है तो आप समझ जाइए कि हमको कौन सी बीमारी हो रही है, किसके कारण ये बीमारी है, कौन सा पैथोजन है, वो है सैल्मोनेला टाइफी। एजेंट मैंने बैक्टीरिया लिख रखा हुआ तो आप समझ जाइए कि सैल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। अभी जब वायरल आएगी तो मैं वायरल की बात करूंगा, फिलहाल हम बैक्टीरियल की बात करेंगे। एक एक करके तो एजेंट क्या है? बैक्टीरिया। इन्फेक्शन साइट कौन सी है? देखिए अब जो आप अभी आगे और पढ़ेंगे जिसमें आप और भी ऐसी बीमारियां पढ़ेंगे जिनमें कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डिसेंट्री की बात हो, अमोइक डिसेंट्री की बात हो जो एक प्रोटोजोअन डिजीज है, तो वहां भी इसी तरीके के इम्पैक्ट आएंगे। लेकिन सबका अपना एक पर्टिकुलर साइट है जहां उनके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इनका इन्फेक्शन साइट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप समझ जाइए स्टमक से बाहर निकलकर जो डिओडिनम से लेके जेजुनम और इलियम तक का पोर्शन है उसमें ये आपको देखने को फैलता कैसा है, स्प्रेड कैसे होता है? फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन, फूड एंड वाटर। तो ये खासकर मैंने कहा कि ये सब चीजें, टाइफाइड फीवर का खूब एक दौर हुआ करता था जब बरसात का सीजन तुरंत खत्म होता था या बरसात का सीजन चल रहा होता। अभी ये कम हो गया, उसके पीछे कारण है कि इसके जो स्प्रेड होता है फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन से होता है। फेशियल मैटर में भी ये कुछ टाइफाइड के कीटाणु निकल के चले जाते हैं और फूड और वाटर के थ्रू कंटेमिनेट हो जाते हैं। तो जब वो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर आपने खाया तो आपके बॉडी में भी पहुंच जाता है, माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे ऑर्गन पे भी पहुंचता है। सिम्टम्स क्या है? तो टाइफाइड का सबसे बड़ा सिम्टम्स है सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में नहीं लिखा है। 100, 102, 104 जो आप देखते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। मलेरिया में भी बीमारी होती है और टाइफाइड में भी बुखार आता है, लेकिन ये मलेरिया में क्या होता है? बुखार आता है फिर चला जाता है, फिर आपको 1-2 घंटा जब, क्योंकि वो वहां जब वो रैप्चर ऑफ आरबीसी होते हैं तब वो हीमोजाइन निकलता है, आगे आगे मलेरिया पड़ेंगे तब बीमारी होगी। यहाँ सस्टेन्ड हाई फीवर होता है।
यानी आपका बुखार उतरता ही नहीं 39-40 डिग्री में चलता है। क्योंकि बुखार बहुत ज्यादा होता है तो वीकनेस बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। और वीकनेस बढ़ने का पीछे कारण क्या है? स्टमक पेन। यदि आपके पेट में दर्द रहेगा, आप खाना नहीं खाएंगे तो स्वाभाविक वीकनेस बढ़ेगी। स्टमक पेन के साथ साथ क्या आता है? कॉन्स्टिपेशन, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ होने लगता है। हेडेक हो जाता है और लॉस ऑफ एपेटाइट। हेडेक तो सिर दर्द भी चलिए एक तरीके से बर्दाश्त, लॉस ऑफ एपेटाइट होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण बड़ी तेजी से वीकनेस देखने को मिलती है उन पेशेंट के साथ जो टाइफाइड फीवर के या टाइफाइड जिनको हुआ रहता है। तो ये देखने को मिलता है, ये सब सिम्टम्स हैं। इन सीवियर केसेस परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, और यदि यही चलता रहा, यदि इलाज सही से नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। फिलहाल परेशान नहीं होइए, ये चूंकि पढ़ने के लिए मुझे बताना है कि यदि सीवियर होगा तो सीवियर किसी भी हो, मलेरिया में भी सीवियर होगा तो फैल्सीफेरम हो जाएगा और बाद में आदमी की डेथ हो जाएगी। तो किसी भी बीमारी में यदि उसका इलाज सही से नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, दे आर क्योरेबल डिसीज नाउ आफ्टर दैट। जहां तक रही बात जिस तरीके से अलग अलग बीमारियों के लिए टेस्ट हो गया, टाइफाइड के लिए भी एक टेस्ट है, उस टेस्ट को हम कहते हैं विडाल टेस्ट। क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। तो कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, जहां आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको पूछेगा, अलग अलग नाम दे देगा कि ये टेस्ट किसके लिए है। तो विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। इज इट क्लियर? इससे जुड़ी हुई एक कहानी है, ये नाम है मैरी मेलन का, टाइफाइड मैरी भी कहते हैं उसको। दरअसल एक महिला थी जो टाइफाइड की एक तरीके से कैरियर थी और बाई नेचर वो कुक थी, तो जहां जहां भोजन बनाती थी वहां वहां टाइफाइड बांट के आती थी। ठीक है, तो आई थिंक कि यदि आप इस तरीके से समराइज करेंगे किसी एक हर एक डिसीज को 6-7 में, बड़े आसानी से आपको याद रहेगा। एक बार 2 बार रिपीट करेंगे फिर आपको भूलेगा नहीं। तो होप आपको सैल्मोनेला टाइफी समझ में आ गया होगा। टाइफी बैक्टीरियल डिजीज इंटेस्टाइन में इफेक्ट करेगी। उसके बाद जो है तो टाइफाइड फीवर, इसका टेस्ट विडाल टेस्ट। जहां तक रही बात सिम्टम्स की, तो हाई फीवर रहेगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का, वीकनेस रहेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, और यदि यही कंडीशन चलती रही तो परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन और डेथ की पोजीशन भी आ सकती है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन से ये फैलती है। होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगली बीमारी की तरफ चलें। तो नेक्स्ट है वो है बीमारी क्या? निमोनिया। आगे बात, निमोनिया है तो डिजीज का नाम इसका है निमोनिया। एजेंट कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये वो एजेंट है। ये भी क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिसीज। अब आप ये देखिएगा कि ये इन्फेक्शन हो कैसे रहा। जैसे वहां हमने देखा था फूड और वाटर के थ्रू जा रहा है, तो फूड और वाटर कहाँ जाता है? आपके माउथ से होते हुए, बकल कैविटी से होते हुए स्मॉल आपके स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जो मीडियम है जिसके थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है वो भी डिसाइड करता है कि किस पार्ट को, किस बॉडी पार्ट को वो इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक डिसीज का नाम निमोनिया है, एजेंट हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया। इन्फेक्शन साइट इसकी क्या है? एल्वोलाई, एयर फिल्ड सेक और लंग्स। एल्वोलाई का मतलब है लंग्स में, तो स्वाभाविक है कि किसके थ्रू जाएगा? एयर पैसेज के थ्रू जाएगा, तभी तो लंग्स में पहुंचेगा। अब यदि एयर पैसेज के थ्रू जाएगा तो स्प्रेड कैसे होगा? ये इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एल्वोलाई रिलीज। एल्वोलाई रिलीज का मतलब कि यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उस इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया, छींका या खांसा, ऐसी कंडीशन में जो एल्वोलाई के ड्रॉपलेट है वो बाहर एनवायरमेंट में आ जाते हैं, और उस कंडीशन में इन ड्रॉपलेट के साथ भी ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो बैक्टीरिया है वो आ जाता है। साथ ही साथ इन्फेक्टेड पर्सन के यदि उसके क्लोथ है, उसकी ग्लास है जिसको यूज कर रहा है, उसको भी यदि आप यूज करते हैं तब भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट आता था बीच में, कोरोना के पहले। एक दादी हुआ करती थी और उनको जुकाम हुआ रहता था, वो निमोनिक कंडीशन में, वो अपने आप को भाप वगैरह लेने की कोशिश कर रहे होती है, तो एक छोटा सा बच्चा आता है उनके पास, तो वो कहते हैं बेटा हमारे पास मत आओ क्योंकि अभी हमको बीमारी है। बिकॉज ऐसी कंडीशन में, निमोनिक कंडीशन में या इस तरीके की प्रॉब्लम में जो भी उनके कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि इन्फेक्टिशियस डिसीज, वो भी क्या हो जाए? इन्फेक्ट हो जाए। इन्फेक्शन में क्या होता है? एल्वोलाई फील्ड विद द फ्लूइड कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कुछ और नहीं, जो एल्वोलाई है जिनका एक्चुअली में काम क्या है, जिनमें एयर आके भरेगी, बगल से जो है तो ब्लड कैपिलरीज जाती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इधर से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में चली जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इधर आ जाती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। लेकिन यदि कोई फ्लूइड भर गया है, ऐसी कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा, और स्वाभाविक है जब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगी, जितना एनर्जी डेवलप होना वो नहीं होगा, और ऐसी
कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, फीवर, बड़ी ठंड भी लगेगी, कफ भी आएगा, हेडेक भी होगा। तो ये सब चीजें जो है तो निमोनिक कंडीशन में देखने को मिलती है। सीवियर कंडीशन यदि हो जाए तो नाखून और जो लिप्स होते हैं ये ग्रे टू ब्लूइश कलर में चेंज होने लगते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अब चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने वाले हैं तो ऐसे में इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि इन सीवियर कंडीशन ऑफ ए स्पेसिफिक डिसीज सच टाइप ऑफ सिम्टम्स आर विजुअलाइज। तो कई बार हम इस तरीके के सीवियर केसेस वाले सिम्टम छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है इतना पढ़ लिया, बैक्टीरिया का नाम देख लिया, कैसे हो जाएगा। वैसे हम पहले करते भी थे क्योंकि तब 3 चैप्टरों में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते थे, बट अब ये सब इंपॉर्टेंट होगा इन नेल्स एंड लिप्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे आपसे जा सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में और भी कुछ डिसीजेस हैं, जैसे डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया भी है, प्लेग भी है, डिसेंट्री भी है। ये सब क्या है, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जिनके बारे में वैसे एक्सप्लेन नहीं किया। तो फिलहाल आपके बुक में बैक्टीरियल में 2 ही है, निमोनिया और जो है इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, टाइफाइड। ये 2 बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होती है। इज इट क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक है ये वायरस की एक डिसीज जो तुम्हारे बुक में दी हुई, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड डिजीज, कॉमन कोल्ड दिया आपने, जो सर्दी जुकाम जो होता है उसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। एजेंट क्या है, राइनो वायरस, यही वो वायरस है जिसके थ्रू। इन्फेक्शन साइट कौन सी, इन्फेक्शन साइट है नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, बट एक बात ध्यान रखें, बट नॉट लंग्स। यदि किसी के सिम्टम्स में या इन्फेक्शन साइट में लंग्स का जिक्र है तो आप ये समझ आइएगा कॉमन कोल्ड नहीं, तो कॉमन कोल्ड लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। कॉमन कोल्ड कितने को इफेक्ट करते हैं, आपके नोज को और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी ट्रैकिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है यहीं तक इनका पैसेज होता है, यहीं तक ये इफेक्ट करते हैं, यहीं तक ये वो बलगम का फॉर्मेशन करते हैं, लंग्स तक ये नहीं पहुंचते। क्योंकि यदि तक लंग्स तक पहुंच गई तो बीमारी बदल जाएगी। अरे बस, तो इन्फेक्शन साइट नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही है, नॉट लंग्स। कैसे स्प्रेड होता है, जैसे हमने इससे पहले वाली डिसीज बताई थी आपको निमोनिया, कि एल्वेलाई ड्रॉपलेट के फैलने होता है। यहाँ एल्वेलाई ड्रॉपलेट की जरूरत है, एल्वेओल ड्रॉपलेट की जरूरत नहीं है। इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, जो भी ड्रॉपलेट वो इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज कर रहा है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और यूजिंग इट्स आर्टिकल, बुक है, पेन है, कॉपी है, इसलिए सर्दी जुकाम होती है, एडवर्टीजमेंट देखा होगा, च्यवनप्राश खा लिया है बच्चा तो उसके चारों तरफ गोला बन गया है, अब वो बगल वाला सर्दी जुकाम वाला छींक रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। दरअसल आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है उसको खाने से, ऐसा वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिखाते हैं। और इम्यूनिटी के कारण वो ऐसा नहीं कि ड्रॉपलेट आपके शरीर में नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आप उससे सर्वाइव कर पाए, वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं। तो स्प्रेड थ्रू दिस। सिम्टम्स में क्या है, सिम्टम्स में सबसे पहला होता है नेजल कंजेशन, नाक में जो है तो क्या नाम से म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, एक तो ये चीज है। दूसरा सोर थ्रोट, गला पकड़ लेता है, दर्द होता है, कफ, टायर्डनेस, खूब सारे एडवर्टीजमेंट है, वो विक्स की गोली लो, खचखच दूर करो वाला, है ना, तो उनको देख लो समझ में आ जाए कि नाक बंद है, हाँ, गला भी बंद है, हाँ, दर्द भी हो रहा, हाँ भाई हाँ, वही कंडीशन, तो वही क्या होगा उसके सिम्टम्स होगा। आ रही बात। और नॉर्मली ये सिम्टम्स 3 to 7 डेज तक रहते हैं और उसके बाद खत्म हो जाए। मजेदार बात बताओ, किसी जमाने में कॉमन कोल्ड या राइनो वायरस का जो इम्पैक्ट था, जब शुरू में आया था, जिस तरीके से कोरोना वायरस, काफी सारी डेथ हुई थी इस कॉमन कोल्ड के थ्रू, इन्फ्लुएंजा वायरस से। अब नहीं, कॉमन कोल्ड होता है, हम लोग जो है तो क्या नाम था उसको, हाँ क्या, बड़े लोगों को देखिए कहते हैं हाँ क्या हो, जुकाम हुआ है, 2-3 दिन में ठीक हो जाए, 3 से 7 दिन लगते हैं, फिर हमारा बॉडी खुद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने वो इम्यूनिटी अब डेवलप कर ली। कॉमन कोल्ड से भी लोग मरे हैं, आज नहीं, जब इसने इनिशियली दस्तक दी थी। हो सकता है आने वाले टाइम में कोरोना भाई साहब का भी यही हाल है, जिस तरीके से लोग अब धीरे धीरे इम्यूनिटी लोगों में डेवलप हो रही है, हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन डेथ रेट उस हिसाब से कम भी हो रहा है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये इम्यूनिटी हमारी उतनी डेवलप हो जाए कि हम इन डिसीज से अपने आप को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सके। और मैंने पहले भी कभी कहा है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से
ये बीमारियां ऐसा नहीं कि खत्म हो गई हैं, मौजूद हैं, लेकिन जैसे इन बीमारियों को एक फैक्टर मिल जाता है, एक ऐसा जगह मिल जाता है जहां ये अपने आप को फ्लरिश कर सके, वहां ये फ्लरिश हो जाती है, और एक बार जब ये फ्लरिश होती है तो फिर और दूसरों में स्प्रेड होती हुई चली जाती है। तो होप आपको कॉमन कोल्ड भी समझ में आ गया होगा। चूंकि आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मलेरिया के ऊपर और बाकी बचे हुई बीमारियों के ऊपर जो आपके चैप्टर में है। हैव ए नाइस डे।